इंडिया मुस्लिम ही हो जाए, चलो फिर क्या होगा? तो पाकिस्तान ऐसे ही बना है ना। क्या तरक्की हो जाएगी? हर किसी के पास जॉब, हर चीज़, सब कुछ संपन्न हो जाएंगे सब। पाकिस्तान में हो रहा है ऐसा, जबकि एक देश को जोड़ने के लिए इक्वालिटी फील करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और असल में जातिवाद आज जो कर रहे हैं वो यही है, जाट, गुर्जर, सिख, इनमें जो भरा पड़ा है कि इनको लगता है कि हम हमारे नाम पे कोई चीज़ लगी है तो हम किसी से सुपीरियर हैं। कि राजस्थान का युवा मध्य प्रदेश के युवा को अपना नहीं समझ रहा है। महाराष्ट्र में जाओगे तो महाराष्ट्र का आदमी मराठी के अलावा किसी को अपना नहीं समझ रहा है। मराठीत बोला नहीं बोलते, मराठीत बोला नहीं बोलते। हाँ ठीक है, नहीं बोलत ना। हाँ नाव चालू ना दादा। तो ये तो हर राज्य में हो रहा है और इससे एक दिन ऐसा आएगा कि ये देश टूटने की नौबत आ जाएगी। एज अ फिलोसफर आप क्या रिकमेंड करते हैं हमारे स्टूडेंट्स को, व्यूवर्स को, किस तरह के बुक पढ़नी चाहिए? अभी रिसेंटली मैं बेंगलोर विजिट पे भी था, पर एक चीज़ मुझे परेशान की कि वहाँ पे सारी चीज़ें एक तो अंग्रेजी में लिखी थी और एक उनकी जो भाषा है कन्नड़, उसमें लिखी थी। हिंदी नहीं था। हिंदी नहीं था। बीजेपी का जो सबसे स्टार कैंपेनर है वो राहुल गांधी ही है। हाँ हाँ। ये बात सही बोल रहे हैं। सर आपने शादी की है? Yes, it's good. Everything is good. मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, कई लोग अब सिचुएशनशिप में जा चले गए हैं। हाँ। मतलब 10-10 साल से रिलेशनशिप है, लेकिन सिचुएशन ये है कि शादी नहीं करनी। इसके बारे में क्या थॉट है आपके? मेरे हिसाब से अभी एक तो वेलकम टू द PWS शो। एंड आज का पॉडकास्ट काफ़ी स्पेशल है, हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड है। जो आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर नीतीश सर, जिन्होंने हमें बताया फिलोसफी के बारे में, एक फिलोसफर कैसे सोचता है, हमारी कहते हैं ना हम ग्रो करते हैं तो उसके बारे में क्या सोच होती है, हमारा देश ग्रो करता है किस तरीके से ग्रो कर रहा है और क्या चल रहा है हमारे कंट्री में। कई बार हम सबको पता है ये चीज़ें कि हिस्ट्री में कई चीज़ों के छेड़छाड़ हुआ है। तो एज अ फिलोसफर डॉक्टर नीतीश का क्या ओपिनियन है, इस वीडियो में आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे गेस्ट ला सकें और अच्छा एक्सप्लोर कर सकें और भी इंटरेस्टिंग एपिसोड बना सकें। और आप चाहते हो पर्टिकुलर कि इस टॉपिक पे हमारा पॉडकास्ट होना चाहिए, या आपको लगता है जैसे इस पॉडकास्ट में मुझे क्यूरियोसिटी थी कि हिस्ट्री के बारे में मुझे जानना है कि 200 साल पहले का सिचुएशन क्या था और कौन वास्तविकता में थे जिन्होंने हमारे शासन किया, या कैसा था इंडिया। तो अगर लगता है आपको भी कुछ जानना है इस तरह की चीज़ों से, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में गेस्ट भी ज़रूर सजेस्ट करें ताकि हम उस गेस्ट को आपके लिए बुला सकें। थैंक यू सो मच। सो डॉक्टर नीतीश सर, वेलकम टू द PWS शो। कैसे थैंक हो यू। आप? बढ़िया एकदम। आपकी एक्सेंट को देख के लगता है आप हरियाणा से हो। हाँ, हरियाणा से हूँ मैं एक्चुअली। हरियाणा में कहाँ से सर? हरियाणा में अभी तो गुड़गांव कह सकते हैं अभी, हम्म। है ना। बट मेरे रूट्स एक डिस्ट्रिक्ट है भिवानी, यहाँ से 100 किलोमीटर्स पे है गुड़गांव से, तो वहाँ से है मेरा। पर अभी थोड़े टाइम से मैं गुड़गांव में ही हूँ। ओके। मतलब दिल्ली की पोल्यूशन के बारे में कुछ कहना चाहते हो आप? आजकल दिल्ली में मतलब जहाँ से आप आ रहे हो हम्म। वहाँ तो फिर भी ग्रीन ही है। गुड़गांव ठीक है, थोड़ा सा नेक्स्ट पोल्यूशन में आ गए आप। कुछ कहना चाहते हो इसके बारे में? देखो, पोल्यूशन दिल्ली का अभी बहुत क्रॉस कर रहा है, मतलब 300 AQI शायद क्रॉस कर गया था। हम्म। और उस पे बहुत अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज़ हैं, राइट। और सिंस मैं हरियाणा से हूँ तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे AQI ठीक है, बट नहीं, वहाँ पे भी ठीक नहीं है। NCR लेवल पे मतलब तो अब सही नहीं है, 100 तो क्रॉस कर चुका है ये। हाँ, 100 तो कहाँ बात कर रहे हो आप, मतलब मतलब 100 टू किलोमीटर। टू हाँ हाँ, 250 से AQI से ऊपर तो बहुत नॉर्मल माना जा रहा है। तो उसके पीछे ना बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन अभी मैं रिसेंटली देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट को मतलब काफ़ी टाइटली टारगेट किया जा रहा है स्पेसिफिकली हम्म। फॉर पोल्यूशन। लेकिन पोल्यूशन हमारे बीच में बहुत टाइम से है दिल्ली में मेरे हिसाब से, और उसके मल्टीपल रीजंस हैं। जैसे कि आपको भी पता होगा, वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न वो है स्टबल बर्निंग, पराली, पराली। है ना। तो
हरियाणा से होने के वजह से मुझे पता है कि पराली हरियाणा में जलाई जाती है। कुछ एरिया यूपी में भी है जहाँ पे पराली पंजाब जलाई भी। जाती है, राइट? हम्म। पंजाब में भी जलाई जाती है। उसके बीच में आता है दिल्ली। हम्म। अच्छा, एक बार को पराली को भी बाद में मतलब कवर कर लेंगे इसमें। तो पराली के साथ साथ जो अपने फेस्टिव टाइम पे ये पटाखे जलाते हैं, इस पे भी एक सेंसिटिव माहौल है, राइट? कि जलाना चाहिए कि नहीं जलाना चाहिए, है ना? है ना? इस पे तो कुछ कमेंट भी नहीं कर नहीं कर सकते। सकते ना, नहीं कर सकते, है ना? हम्म। बट पोल्यूशन तो हो गया है, अब तो करना पड़ेगा। हाँ। लेकिन जिन्होंने जलाई वो तो कर रहे हैं कमेंट इस पे अब कि पोल्यूशन तो है, हाँ, वो तो करेंगे। वो तो कहीं नहीं गया ना। तो कमेंट करेंगे इस पे साथ में। तीसरा रीजन है इंडस्ट्रीज, जो दिल्ली, गुड़गांव, यूपी बॉर्डर, पंजाब बॉर्डर, इसको घेरे हुए जो अनरेगुलेटेड फैक्ट्रीज हैं, हम्म। वो एक मेजर रीजन है। चौथा रीजन है गाड़ियाँ। भाई गाड़ियाँ होंगी तो पोल्यूशन तो होगा ही, सही धुआं ऑटोमेटिक। छोड़ती हैं वो तो, है ना? बेसिक बात है। और गाड़ियों में भी अभी सरकार कह रही है कि BS4 बैन करो, BS6 ले लो, फिर ईवी की तरफ रुख करो। तो मोटा मोटा देखें तो चार रीजन है मेजर। अगर ये रिजॉल्व हो जाए तो पोल्यूशन रिजॉल्व हो जाए, राइट? बट आपको लगता है सच में सर, जैसे लगे BS4 रिप्लेस करके BS5-6 खरीद ले, तो क्या सच में पोल्यूशन का सोल्यूशन है? स्लाइट बिट, है ना? मतलब वो काउंट भी नहीं होगी शायद। कह लो 5% अगर कम भी हो जाए पोल्यूशन, मान लो 300 AQI से 270 हो जाए, 280 हो जाए, तो ऐसा हो सकता है उससे। बट मेजर रीजन, मेजर इफेक्ट उससे नहीं पड़ेगा। हम्म। तो लेकिन बात ये है ना कि ये पोल्यूशन की अभी आवाज उठा कौन रहा है, मतलब कौन परेशान है अभी इससे, पब्लिक। और इसका ब्लेम किसके ऊपर है अभी? हम तो गवर्नमेंट पे ही देते हैं। गवर्नमेंट पे दे रहे हैं अभी पूरा पूरा कि भाई ये सरकार को करना चाहिए। और आपने देखा होगा अभी दिल्ली में तो वो शायद फॉग वाले चल जी रही हैं मशीन्स, है ना? जी जी फॉग छोड़ती हैं उससे, जी जी जी। है ना? ना के बराबर ही होता है। बट एक कहते हैं लोग गाड़ी माइक्रो, लगा देते हैं हाँ पीछे। हाँ, पीछे गाड़ी धो लेते हैं अपनी, है माइक्रो एफर्ट है वो, कह लें तो उससे बिल्कुल होगा कुछ नहीं। माइक्रो है सर, बिल्कुल माइक्रो है। तो सरकार को पता तो है क्या प्रॉब्लम है ना? और हम लोग सभी सरकार को घेर रहे हैं इस मुद्दे पे। बट जिस इंसान ने दिवाली के समय पे पटाखे जलाए, वो आज सरकार को कह रहा है कि प्रदूषण कम करो। हम्म। तो भाई तुम ही कर लेते पहले। नहीं, जलाने का जब समय था तब आपने कहा कि भाई क्रिसमस के टाइम पे क्यों नहीं बोलते? हम्म। यही तो आर्ग्यूमेंट यही है ना उनका, कि क्रिसमस के टाइम पे, न्यू ईयर के टाइम पे नहीं बोलेंगे, ये दिवाली को बनाएंगे ये सेक्युलर फेस्टिवल। ट्रू। बट लेकिन हम इतने शादी में भी सेंसिटिव होता है। हिंदू कब से हो गए? मतलब हम तो ऐसे नहीं थे, है ना? हम तो ईगो में आके चीजें नहीं किया करते थे एज हिंदूज। तो मतलब आप ये मान के चलते हुए सारे चीज़ों कहीं ना कहीं ईगो से हमारे टच हो रही है। एग्जैक्टली यही है रीजन कि जो लोग पोल्यूशन पोल्यूशन करते हैं वही पोल्यूशन के खिलाफ आज आवाज उठा रहे हैं। और ये सोल्यूशन गवर्नमेंट का नहीं है, ये लोगों का खुद का है। अगर मैं दिवाली पे पटाखे इसलिए फोड़ रहा हूँ क्योंकि दूसरे लोग अपने अपने धर्मों के जो त्योहार मनाते हैं उस समय पे वो लोग भी पोल्यूट करते हैं, तो मैं भी करूंगा। और मैं जब नहीं करूंगा जब वो नहीं करेगा, हम्म। तो ऐसे धर्म भी आगे नहीं बढ़ता। तो हम्म। आप तो धर्म के दुश्मन बने हुए हो। धर्म वही आगे बढ़ता है जो अपनी कमियों पे काम करता है। बट एजुकेट जो कर रहे हैं, हमारे जो लोग एजुकेट कर रहे हैं, एजेंडा तो कुछ छोड़ ही बना रहे हैं ना। अभी मैं लास्ट मतलब दिवाली वाले महीने में ही देखा कि इजराइल का लड़ाई चल रहा है अभी। और भी दो चार अर्जन क्या नाम है, अजरबैजान। हाँ। तो ये सब कंट्रियां आपस में लड़ रही हैं। तो कह रहे हैं जो ओजोन वगैरह, क्योंकि हमारे यहाँ तो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल ओजोन पे ही लेके चले जाते हैं, दिवाली भी हो सारी चीज़ें ओजोन पे। तो वो आया तर्क कि भाई अगर इतनी जगह फाइट चल रही है, वॉर सिचुएशन है, और इतने बड़े बड़े बॉम्ब, इंडिया पाकिस्तान का भी हुआ ही है बीच में, तो उससे ज़्यादा इफेक्टिव पड़ा। लेकिन दिवाली वाले पटाखे से हम इतना क्या कर रहे नहीं हैं? देखो, अगर ऐसा है ना कि वो वॉर से पोल्यूशन हो रहा है, तो उससे पहले तो तेहरान भी आता है, फिर मतलब ईरान की कैपिटल भी उससे पहले पड़ती जी। है ना? बिश्केक किर्गिस्तान की कैपिटल भी उससे पहले पड़ती है। वहाँ है क्या इतना एक्यूआई? अपने जो चार मुद्दे हैं ना, कि एक तो स्टबल बर्निंग, पराली। अभी पराली पे रोक लगाई, अगर लगाई थी, और अगर लगाएंगे तो वापस से किसान आंदोलन हो जाना है, हो जाएगा। हो जाएगा ना। उनको ईगो में है कि हमें मत रोकना बस ये करने से। अगर हिंदुओं को पटाखे जलाने से रोकेंगे तो इधर मसला बड़ा खड़ा हो जाएगा कि ये वोट नहीं मिलेंगे। अगर फैक्ट्रीज को रोकोगे
तो वो कहेंगे भाई ये तो गरीब आदमियों के पीछे पड़े हुए हैं, जी, ग्रोथ रुक है ना, जाएगी। ये तो मिडिल क्लास कोई काम क्या कर ले, मतलब ये तो मतलब उसको रोक देंगे। अगर मानो एक और कौन सा रीजन था अपना, ये BS4 वाला, राइट, जी। BS4 को बैन करेंगे तो लोग कहेंगे "यार, हम तो मिडिल क्लास हैं, एक गाड़ी ली थी हमने तो ये भी बंद हो गई, अब हम पैसे कहाँ से लाएं"। तो प्रॉब्लम लोगों में है, हुँ। लोगों के थ्रू सॉल्व होगी। हमारे ईगो का इशू है सारा का सारा। अगर सिटीजन खुद के लेवल पे भी चीजें सही करने लग जाए ना तो पोल्यूशन वैसे ही रुक जाएगा। वैसे दिवाली में आज आप भी पटाखे हरियाणा का फोड़ते हो? किसान जबरदस्ती पराली को जलाता है, मतलब सिर्फ ईगो में आके कि भाई पहले हमको किसान आंदोलन में रोका था ना, तो हम अभी ये जवाब देंगे, मतलब कि गवर्नमेंट के विरोध में। मैंने कई जगह पे ऐसा देखा है, जबकि उसका ऑल्टरनेटिव पॉसिबल है। अगर वो चाहें कि हमें नहीं करना ऐसा तो ना करें। ऐसी बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे ऐसा कर रहे हैं कि भाई ईजी है तो कर लो, लेकिन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तहत वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं। फिर गवर्नमेंट की भी जो पॉलिसी है वो अभी पोल्यूशन को रोकने के लिए उतनी नहीं बन पाई है, मतलब उनका एक प्योरिटी पे नहीं है हमारे ना। सेंट्रल इशू नहीं है अभी ये। हुँ, हुँ। उनके कहीं रडार में है, कोई 20th आइटम है उनकी लिस्ट का ये। उनको भी इसको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, सिर्फ एक जने से नहीं हो सकता ये सारे। आपने बचपन में पटाखे-वटाखे फोड़े हैं दिवाली में? फोड़े हैं बिल्कुल, बचपन में जैसी सेंस थी तो करते ही अब? थे। हाँ हाँ, अब? अब तो टाइम ही कहाँ है वैसा तो, लेकिन हाँ भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत नहीं फोड़ने चाहिए। हुँ। आप निकले होगे कभी कोई एरिया में सेलिब्रेशन चल रहा है तो आपने देखा होगा सांस भी लेना दुर्भर ट्रू। है। वो सारा हो इसीलिए रहा है कि भाई हमें क्यों रोका जाए, मतलब हमारा फेस्टिवल है। अस्थमा आप वाले तो दिल्ली में रह भी नहीं हाँ सकते। नहीं रह सकते। हाँ, क्रिसमस पे बोलो जाके, न्यू ईयर पे बोलो तो वहां पे भी बोल देंगे, तुम भी मान लो। हाँ एक्चुअली ये मुद्दा ही ऐसा है। हाँ। हमारे जो पॉलिटिशियन है ना वो पिन पॉइंट करते हैं इस चीज़ को और हम्म, ट्रिगर करते हैं अपने वोट बैंक को। हम्म, अगर ये एक्चुअली मुद्दा ही रखे ना कि हाँ हम्म, ये मुद्दा है, हम्म, इस पे सॉल्यूशन किया जाए, हम्म, तो मुझे लग रहा है एक-एक दिल्ली के जितने पेड़ हैं ना सबको सैनिटाइज किया जाना चाहिए। हम्म, वो जो चला रहे हैं वैन, हम्म, आप विश्वास करोगे रोड पे सिर्फ पानी आ रहा है। हम्म, पेड़ की हाइट देखो, मतलब पता नहीं, मुझे लग रहा है क्या कर रहे हैं हम। एक कहानी है ना बंदर वाला उछलने वाला, बस वही वाली सिस्टम है अभी भी। हम एक्चुअल काम नहीं कर रहे, हम दिखा रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा कुछ काम किया जा रहा है पोल्यूशन पे, गाड़ी रोक रहे हुए। गाड़ी तो सर है, जितना है उतना तो रहेगा ही, जिंदगी भर रहेगा, वो तो आप कभी बंद नहीं कर सकते। हम्म, आप ओड इवन भी लगाओगे तो नई गाड़ियां आ जाती है ना। हम्म। इस पे क्या कर सकते हो? उस पे तो हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं, क्योंकि पैसे तो है ना, लोग खरीद लेंगे दूसरे। देखो एक और चीज भी है, पॉपुलेशन जो है ना अपनी, पॉपुलेशन पे कह ये सकते हैं। ये बहुत बड़ा रीजन है, बट ये तो चेंज नहीं हो सकती। नहीं हो सकते। तो इसके साथ रह के जो सोल्यूशन इंप्लीमेंट हो सकते हैं वो तो हो ही सकते हैं एटलीस्ट। मेरे हमें धर्म की रक्षा इस मानसिकता से भी करनी पड़ेगी कि हमें इम्प्रूव करते रहना है। जो हमारी गलत चीजें हैं वो हमें सुधारते रहना है। किसी रीजन की वजह से सनातन एक इकोसिस्टम रहा है हमेशा से, जिसमें सारी फिलॉसफीज उठी हैं। मतलब एब्राहमिक रिलीजन्स बोलते हैं इनको, इस्लाम और क्रिश्चियंस की कैटेगरी है एब्राहमिक रिलीजन्स। तो ये भी एक फिलॉसफी जो इसी इकोसिस्टम से उठी है। महात्मा बुद्ध भी इसी इकोसिस्टम से उठे हैं। तो ये इकोसिस्टम हमेशा से ऐसा रहा है, जैसे गूगल के ऊपर अलग अलग वेबसाइट्स, तो हम हमेशा इम्प्रूव करा है। हमने कभी कन्वर्जन के बारे में भी नहीं सोचा कि भाई हम इतने ज़्यादा लोगों को कन्वर्ट कर लें। तो ये भी, ये इस चीज़ से, इस मानसिकता से भी धर्म को बचाना ज़रूरी हो चला है। आपने धर्म और फिलोसफी के बारे में बोला। हमारे इंडिया में ऐसे फिलोसफर नहीं होते ना जो जनरल टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे लाइक इन्वायरमेंट की सेविंग की बात की जाए, तो ये तो हमारा मूल रहा ही नहीं ना हमेशा से कि हमें किस तरह से रखना चाहिए, सेलिब्रेशन हो तो किस तरीके का होना चाहिए। जैसे बाहर कंट्री किसी भी फिलोसफर को रखो तो वो एक ना लाइफस्टाइल को लेके, जब मतलब मैं तो सच्ची में सरप्राइज हूँ कि एक फिलोसफर कैसे डिसाइड कर देता है कि एक बच्चा पैदा होता है तो ऐसे होता है, वो दूसरे लोग ऐसे देखते हैं, बड़े होते तो वो ऐसे देखते हैं, बड़े होने के बाद मेंटालिटी किस तरीके की होती है, मतलब ये कैसे सोच कैसे पाते हैं, मैं वो जानना चाहता आपने बोला कि मतलब इंडियन फिलोसोफर्स जो हूँ। हैं वर्सेस वेस्टर्न फिलोसोफर्स जी हैं, वो किस मायने में एक दूसरे से डिफरेंट हैं। जी, और सबसे बड़ी बात है ना वो सोच को भी मतलब समझ जाते हैं कि इस एक्सप्रेशन का भी क्या मतलब होता है, लोग क्या समझते हैं। वो तो मतलब एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिलोसफी की बात कर रहे हो आप, हम्म बट नॉर्मल फिलोसफी देखें तो एक तरह से सोच है
कि व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज पर्पस ऑफ लाइफ, गोल क्या है इस चीज़ का, और जीवन शुरू कैसे हुआ, क्या अर्थ है इसका, जीवन का ही अर्थ क्या है। राइट, तो ये अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में किसी को समझाना हो तो यही है। अभी उसमें मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या है, एपिक्यूरियनिज्म क्या है ना, ये माओवाद क्या है, फैशिज्म क्या है, इंपीरियलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, क्या, ये एक मुद्दा ही बहुत अलग हो गया। बट देखें तो जो भारतीय फिलोसोफर्स हैं, फिलोसोफर उनको पढ़ते हैं हम जो ऑलरेडी किताबों में आ चुके हैं। तो वो तो मान लो आज से 250-300 साल पहले की जो विचारधाराएं हैं वही किताब में आ सकती हैं। आज के फिलोसोफर तो 100 नहीं आ साल सकते। बाद किताबों में आएंगे बेसिकली। हाँ, या तो सोशल मीडिया पे आएंगे। हाँ, सोशल मीडिया पे ही आएंगे वो तो। हम इतना ऐसा और कुछ हिसाब से समाज सेट हो चुका है अभी। मतलब जब समाज स्टार्ट होता है ना, मान लो एक इंसान है अभी दुनिया में, 1 से 2 बनते हैं, 2 से 10,000 बनते हैं, लाख बनते हैं। तो लाख लोग जब साथ में रहते हैं तो बहुत सारे नियमों की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो बहुत सारे मोरल्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे एक कल्चरल नॉर्म्स की ज़रूरत पड़ती है कि वो जीवन कैसे यापन करें, को एग्जिस्ट कैसे करें, या खुद का भी जीवन का अर्थ क्या हुआ। तो उस समय फिलॉसफी ज़्यादा बनती थी। अब पॉपुलेशन इस कदर है कि वो सब बन चुका है। अब एक सांचा ऑलरेडी तैयार है लोगों के जीवन के स्टाइल को जीने का, और एक मास कॉन्शियंस पे पहुंच रहे हैं कि पॉपुलेशन का एक दिमाग। राइट, भीड़। हाँ। तो उस स्केल पे पहुंचने पे अब हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब हमारा खुद पे कंट्रोल ही नहीं है तो सोचने की जरूरत क्या है। हमारा मूल क्या है? हमारा मूल तो है कि हम भी नेचर के ही पार्ट हैं। बट देखें आप, हम आज कहाँ बैठे हैं, ये हमारा मूल थोड़ी ना है। ट्रू। है ना, गाड़ी चलाना हमारा मूल वर्क नहीं है। तो हमें एक ऑलरेडी एक्सट्रीमली फ्लरिश्ड सोसाइटी, जहाँ पे ऑलरेडी पूरा सब कुछ सेट कर दिया गया है, उसमें एक छोटा सा रोल दे दिया गया है। तो हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए फिलॉसफी कमज़ोर तो होती जा रही है, ये तो है। बट अभी इंडियन फिलोसोफर्स की बात करूं तो इसमें जितने भी बाबा हैं हमारे रिस्पेक्टेड, है ना, जो भी आज जैसे प्रेमानंद जी हो गए, जैसे और भी जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज हैं, उनको कह सकते हैं मॉडर्न फिलोसोफर्स। उसमें भी बड़ी धांधली हो रही है। मतलब 50% से ज़्यादा लोग कोई तरीके से स्कैम करना चाहते हैं, मतलब मैनिपुलेट करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ इन्फ्लुएंस नहीं है सर, कुछ तो लिमिटेड हैं जो अच्छे हैं, हाँ, अच्छे भी हैं बिल्कुल, और कुछ ने छवि खराब कर दी है। हाँ हाँ, उस बेस भूसा पोशाक सबका खराब कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात बताना सर, मैंने एक अपने कॉमन फ्रेंड के फ्रेंड से सुना था कि जो फिलोसफी या जो बुक होती थी हमारी, जो पढ़ने लायक होता था, संस्कृति, कल्चर, इन्वायरमेंट, हर चीज़ से रिलेटेड, सिविक साइंस की या किसी भी चीज़ के लिए, वो 200 साल 300 साल पहले ही लिखा जाता था। लेकिन 300 साल पहले, सॉरी, जब 200 साल और ये सब में आया तो वो एक ना कंडीशनल लिखा गया है। ये कितना सच है? मतलब कंडीशनल कैसे? कंडीशनल मतलब आपके ऊपर तोपा जा रहा है किसी चीज़ को लेके कि ये वाला चीज़ ने ऐसे होता है। एग्जाम्पल ये भी है कि जैसे हमारे वेद थे, है ना, ग्रंथ थे हमारे, ट्रांसलेट हुआ संस्कृत से, लोगों को इंटरेस्ट आया कि ठीक है पढ़ते हैं, क्योंकि पहले तो हम ही थे ना। 1400 ईयर्स पहले देखा जाए तो हम ही लोग थे, उसके पहले तो सब आए हैं। तो लोगों को इंटरेस्ट था कि ये चीज़ें कैसे पॉसिबल है। संस्कृत में विश्व गुरु थे, हम ही थे, सब लोग बाहर से नालंदा वगैरह पढ़ने आते थे। तो अब देखना उस टाइम की जो हमारी बुक्स थे, किताब थे, इतनी नॉलेजेबल थी कि लोग आके पढ़ते थे। फिर ट्रांसलेट के जरिए कहीं ना कहीं वो इंडिया को नीचा दिखाने के लिए कुछ कुछ ऐसे ऐसी चीज़ों में गलतियां किया है, और वही एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया जा रहा है। मतलब नए वाले जनरेशन भी देखो, आपके यहाँ 30 करोड़ देवी देवता है, एग्जाम्पल देखो तो 30 कोटि आता है। लेकिन आप तो इन्फ्लुएंस हो गए उस टाइम करोड़ों लोग इन्फ्लुएंस हो गए, यार ये तो सच बोल रहे हैं, 30 करोड़ देवी देवता कहाँ है। मेरे हिसाब से क्या हुआ ना उस समय कि जैसे वो लाइब्रेरी तक्षशिला नाम था ना, जो अब जिसका मेंशन, नालंदा, हाँ। तो उस पे अटैक भी हुआ है मल्टीपल टाइम्स, चाहे वो अंग्रेज़ों ने किया हो, मुगलों ने किया हो, कई लोगों ने किया उस पे। उसके पीछे एक स्पेसिफिक पर्पस था। अगर इस पे कोई आप बुक रीड करना चाहो तो CJI चंद्रचूड़ जी जो थे ना, उनके बेटे हैं अभिनव चंद्रचूड़।
ठीक है, CGI चंद्रचूड़। हाँ, उनके बेटे हैं अभिनव चंद्रचूड़। उनकी एक बुक है ये रिपब्लिक ऑफ रिलीजन्स। तो उसमें वो रिसर्च पे मेंशन करते हैं सारी चीज़ें, रिसर्च करी हुई। उसमें हैं कई चीज़ें मेंशन कि अंग्रेज़ जब इधर आए थे तो उनका ये था कि इतनी पॉपुलेशन या इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन जो हर 100 किलोमीटर में जिसकी भाषा बदल जा रही है, इनको कंट्रोल कैसे करेंगे, कोलोनाइज कैसे करेंगे इनको। आपसे एक गांव कंट्रोल नहीं हो, मतलब एक अब हम यहाँ से ब्रिटेन चले जाएं 100 जने, हमको एक गांव कंट्रोल करने के लिए वो नहीं हो हमसे, तो उनको तो पूरा देश, और जब तो पाकिस्तान अफगानिस्तान सब एक सब ही जगह। मिला हुआ था। इनको कैसे कंट्रोल करें, ये तो इतने मजहब है इनके, इतनी बोलियां हैं, सब है। तो उसके पीछे यही था कि इनके धर्म पे वार करिए आप। धर्म का सबसे पहला पर्पस ये है कि वो एक एंशियंट पॉलिटिक्स ही थी जिससे हम सेट कल्चर फॉलो करके एक दूसरे से रिलेटेबल बनते थे। अब मैं आपसे रिलेटेड हूँ क्योंकि आप इंडियन हो, राइट। हम दोनों इंडियन है तो हमारे कुछ कल्चरल नॉर्म्स सेम है। हमें पता है कि क्या क्या चीज़ें एक तरह से सही होंगे, है ना, सिमिलर हैं, सिमिलर। सेम गॉड्स को मानते हैं, सेम कल्चर को मानते हैं, प्रिडिक्टेबिलिटी भी आ जाती है, ट्रस्ट भी आ जाता है। उनने क्रिश्चियनिटी इन्फ्यूज करनी थी इधर। तो वैसे तो मदर टेरेसा का बहुत नाम है, राइट, मतलब वो जी, बहुत मैं अच्छे आने लेडी वाला थी। हूँ हाँ उससे। हाँ, तो उनका यहाँ पे सबसे पहले बिशप को इंस्टॉल किया गया था इंडिया में, कि बिशप मतलब वहाँ के जो बड़े चर्च के पादरी जी, हैं। जी, जी। हाँ, ब्रिटेन आज भी क्रिश्चियन स्टेट है, ऐसा कोई बहुत सेक्युलर नहीं हो गया है, मतलब मोटे स्तर पे बात करें तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे बिशप्स भेजे थे कि कैसे यहाँ पे धार्मिक क्रांति लाई जाए। तो एक बार अगर आप इनको, इनकी रूट्स खत्म कर दोगे ना, तो फिर ये कंट्रोल में आ जाएंगे। मतलब इनको बताओ कि आपका धर्म ओप्रेस करता है आपको, इनको बताओ कि आपके साथ अन्याय हो रहा है इधर, आपके साथ जातिगत भेदभाव हो रहा है इधर। ये भेदभाव नहीं था, ये जबकि एक कास्ट डिवीजन था प्रोफेशन वाइज। आज किसी को एडिटर बोलना, छो मतलब आज किसी को समझता मान हूँ। लो एडिटर बोल दिया आपने, वो क्या अपमानजनक बात है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं है। आज किसी को हमने इंटीरियर डिजाइनर बोल दिया तो अपमानजनक बात है? वो नहीं है। प्रोफेशनल लेकिन है मान उसका। लो आज से 250 साल बाद, नहीं पता ना हम किस तरीके से अभी कंडक्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस को, 250 साल बाद कोई आए हमारी रूट्स को खराब करने के लिए बोल दे कि देखो एडिटर एक निचली जाति थी और इंटीरियर डिजाइनर एक निचली जाति थी, डॉक्टर निचली जाति थी, और ऐसे करके आपको एक कंट्रोल करते थे। कंट्रोल तो आज भी है, वो मतलब मानसिकता तो है अभी भी। नहीं नहीं, मतलब एक तरह से हमें कंट्रोल कौन कर रहा है वो ना। बाहर से कर रहे कैपिटलिज्म हमेशा आपका कोई ना कोई बॉस होता है। हैं। जी, जी, जी। कोई कंपनी आपको कंट्रोल कर नहीं रही, कर रही है, बिल्कुल कोई करते हैं। कॉर्पोरेट एम्प्लॉई है उसको कॉर्पोरेट कंपनी कंट्रोल कर रही है। ट्रू। तो इसकी टॉक्सिसिटी पे अपन 200 साल बाद ये बता दें कि भाई ये तो बड़ा गलत होता था और आपको विक्टिम बनाया गया है, आपके बच्चों को हम बचाएंगे। तो उसी हिसाब से उन्होंने रीराइट किया है वो सब कास्ट सिस्टम को, और जो वो लिख के हमारी रूट्स को उन्होंने फिनिश कर दिया नीचे से। और उसके बाद में ही तो कन्वर्जन हुए ना बहुत अग्रेसिवली, लोग कंट्रोल भी हुए और इजीली कॉलोनाइज भी हो गए। और मदर टेरेसा जो आई थी हमारी कंट्री में, आज भी लोगों को ये लगता है कि मदर टेरेसा हमें बहुत कुछ दे गई हैं। इसका पीछे का जो है कुछ उसके बारे में बताना चाहोगे? क्योंकि मैं जो रिसर्च थोड़ा बहुत जो किया उसमें ये भी आया था कि मदर टेरेसा इनडायरेक्टली क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रही थी, लोगों को बना रही थी। लेकिन आज भी कई लोग ऐसे मोनोपोली में जी रहे थे कि वो थी तो हम बड़े खुश थे, और वो उनके जाने के बाद हम अंधकार में डूब गए। जैसे जैसे मुस्लिम जो लोग हैं ना, इस्लाम जो है वो कन्वर्ट तो करने में बिलीव करते हैं, बट उनका जो कन्वर्जन है वो अग्रेसिव कन्वर्जन है। जी। मतलब समाज में जल्दी पता चल जाता है उनका कि ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। क्रिश्चियनिटी क्या है, बहुत सॉफ्ट कन्वर्जन करता है वो। अभी हम कोई अफ्रीका के बहुत गरीब से गांव में जाके, जो जिस इंसान ने मान लो 15 दिन से खाना नहीं खाया है, उसके लिए भगवान क्या है? उसके लिए तो भगवान एक ब्रेड ही है। भगवान का विचार तो पेट भरे में ही आता है, उससे पहले नहीं आता। तो उसने ऐसा देखा कि यहाँ पे विक्टिम कौन है, गरीब कौन है। गरीब लोगों को इजी होता है मैनिपुलेट करना, उनको शिक्षा देना और उनको खाना देना, और फिर वो आपके गुलाम है, आप कुछ भी करवाएं, क्योंकि वो एक तरह से तो पीड़ित ही है ना, कोई सामाजिक ढांचे के पीड़ित ही है वो। गरीब आदमी हमेशा पीड़ित होता है, आज भी है वो।
आज देखें तो फुटपाथ पे जो लोग हैं वो पीड़ित ही है ना इस समाज के, वो तो True. नफरत करेंगे ही इस समाज की जो अचीवमेंट्स हैं और ये कहाँ पहुंच रही है, उनको क्या मतलब है इसकी तरक्की से, उनको तो अपना एस्केप चाहिए। तो ऐसा एस्केप में वो अपनी स्मूथ कन्वर्जन की इंडस्ट्री रन कर रही थी, और जिनको भी उन्होंने हेल्प तो किया, लेकिन उसकी कॉस्ट थी एक, उनसे उनका कल्चर ले लिया। Okay. सर फिलोसफी में मुझे आई बिलीव कि आपने काफ़ी सारे रिसर्च और बुक भी पढ़ा होगा। मुझे ये जानना है, क्या जिस तरह का हमने ये पढ़ा है कि सम्राट मतलब अकबर जो हैं ये सब बहुत ही दयालु थे, है ना, लोयल इंसान थे, क्या रियल में इस तरह का कुछ है रिसर्च? मुगल तो क्या, अभी वो उस समय डिफाइंड नहीं थी बाउंड्रीज, हम्म, राइट? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये सब एक ही थी, राइट? तो उस समय का कोई भी राजा वैसे तो काइंड नहीं था, हम्म, चाहे वो किसी भी धर्म या उससे ताल्लुक रखता हो। वो था तो एक तरह से इम्पीरियलिज्म ही, है ना, मतलब राजतंत्र ऐसा कि जिसमें राजा की चलेगी, हम्म, और वो दूसरे धर्म के प्रति क्यों ही काइंड होगा। ट्रू, लेकिन उसको प्रोजेक्ट किया गया क्योंकि वो बहुत सारी बैटल्स जीते भी, और यूँ कहते हैं कि जीतने वाला ये इतिहास लिखता है, तो उनने अपना वर्जन लिखा। तो अभी रिसेंटली ही ये चीज़ें हो रही होंगी ना कि नहीं ऐसा नहीं था, हम्म, उसका भी कारण है क्योंकि यहाँ का जो धर्म है उसने भी थोड़ी सी जड़ें मजबूत करी हैं। हम्म। तो ये सवाल तो आना वाजिब है। क्योंकि मैं वही सोचता हूँ कि हमारे जो थे पूर्वज, जैसे लाइक महाराणा प्रताप बोल लो आप, अपना छावा, है ना, हम्म तो इन सब के बारे में हमें स्टोरी नहीं पता। पृथ्वीराज चौहान के बारे में 2 पेपर मतलब 2 पेज में खत्म कर दिया इन्होंने स्टोरी। हम्म क्या उन्होंने कुछ नहीं बनाया हमारे कंट्री में? सारे जो किले बने हैं बड़े बड़े सब बाहर से ही लोगों ने बनवा दिया। अब तो चलो ताजमहल पे भी क्वेश्चंस आ गए हैं। अब देखो कई लोग तो साइंटिफिक बात करते हैं कि चलो मैं झटका और हलाल खाता हूँ, इसमें भी साइंटिफिक है। हम्म तो इसमें क्या साइंटिफिक क्वेश्चन है जब पता चलता कि ताजमहल के भी मिस्ट्री काफी सारी चीजें हैं। नहीं, मुद्दा ये नहीं है। देखो, मुद्दा ये है कि पूरी दुनिया में सबसे महंगी बिल्डिंग कौन सी है आज के दिन में? बुर्ज खलीफा है। जी। सिंगापुर की जो बिल्डिंग्स हैं या अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, ये सबसे बड़ी बिल्डिंग्स में आती हैं। हम्म, अभी हम भी चाहेंगे हमारे यहाँ भी बने, है ना? हम्म। हमारा इंफ्रा भी ऐसा हो कि यहाँ पे 50 फ्लोर की बिल्डिंग है, 100 फ्लोर की बिल्डिंग है, एक दिखे अच्छा इंफ्रा, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मतलब है तो पैसा तो इतना नहीं ले। देखो, मैं हमने अभी मान लो ये ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन, उस पे 70,000 करोड़ रुपए लगा दिया। 70,000 करोड़ की बिल्डिंग भी बन सकती है कैसी? बट सर अंबानी का घर है तो हमारे एशिया में शायद वर्ल्ड वाइड टॉप 10 में वो है। तो रेजिडेंशियल हुआ ना। हाँ, मतलब घर ही हमारा एक हाँ तो हाँ हाँ इतना हाँ, है भी है। वो तो वो अगर हम बनाने लगे तो क्या बनाएंगे? नहीं, वो तो एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। फिर हम्म, वो अगर वैसे ओवरऑल में अगर उसको कंपेयर करोगे तो कहीं भी नहीं टिकेगा वो, हम्म, है ना? बट कहने की बात ये है कि ताजमहल जैसी बिल्डिंग आज बनाना हम्म। उस इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से तो ये नियर टू इम्पॉसिबल है। जी। कारण, क्योंकि हमें पूरी पॉपुलेशन को केटर करना है, हमें ट्रांसपोर्ट में भी पैसा देना है, हमें डिफेंस में भी देना है, हमें जो पॉलिसी एग्जीक्यूशन है वहाँ पे भी पैसा देना है, पोल्यूशन पे भी काम करना है, जॉब सिक्योर भी करना है, राइट? सब कुछ तो करना है। लेकिन उस समय फोकस क्या था? देखो, ताजमहल एक खून से लिखी हुई दास्तां सी देख लगती है मेरे हिसाब से तो ज़्यादा, जी। कि उस समय का कितना वेल्थ उन्होंने एक तरफ आइसोलेट करके उसको बनाया है। वो अपने आप में अत्याचार का एक जीता जागता सिंबल है। ट्रू। उन पे वो पैसा उन्होंने दूसरे चीज़ों से निकाल के ही तो बनाया ना। ऑब्वियस है। वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। हम्म, उस इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से आज देश दोबारा बन जाए, मतलब उस लेवल का पैसा वो इंटरप्रेट हो सकता है, तो वो तो अत्याचार की निशानियां हैं। वो अपने आप में बताता है कि वो लोग काइंड नहीं थे, जो आपका पिछला सवाल था ना। जी। ये सिंबल जो है ना, ये फोर्ट और ये मुगल ही क्यों बना पाए? हम्म, क्योंकि लूटते थे और दूसरा काम नहीं था कोई, उनने देना थोड़ी था किसी को पैसा। ऑब्वियस है। बट आज भी हम क्यों नहीं चेंज कर पा रहे हैं? कभी आपने अपने आप से एक क्वेश्चन रखा हम्म कि बीइंग द फिलोसफर आप एक मार्गदर्शन होते हो, हम्म है ना, आप एक रास्ता दिखाते हो। जैसे लाइक हमने इससे पहले डिस्कस किया था महात्मा बुद्ध के बारे में। तो महात्मा बुद्ध ने लोगों को भिक्षा दी हम्म कि आप ऐसे चलो। तो हमारे वाले में क्यों नहीं ये चीज़ें, क्वेश्चंस क्यों नहीं आए? हम लोगों ने क्यों नहीं रेस किया इन चीज़ों को? किस तरह का सवाल जैसे? मतलब ये कि जैसे अभी जो आपने बताया सिंबल ऑफ लव बोला जाता है इसको, हम्म ताजमहल को।
लेकिन आपका अपना भी सिंबल जो ऑफ पॉइंट। लव टू वन, सिंबल ऑफ ऑपरेशन टू मिलियंस। हाँ ये मतलब बेहतर होगा एक्सप्लेनेशन इसका। हाँ, क्योंकि मैं तो सिंबल ऑफ लव एक ही चीज समझता हूँ, हम्म, जो हम उसको एडम ब्रिज भी आजकल कुछ लोग बोलने हम्म, लग गए थे। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब हमारी रिसर्च इतनी चीजें होती है, क्योंकि मैं ना थोड़ा सा फिलोसफी को भी समझना चाहता हूँ कि ये फिलोसफर काम कैसे करते हैं। आप किसी चीज का इनपुट देते हो तो उसके पीछे के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या रिसर्च होते हैं। अगर हमारे पास ऐसी चीजें थी, पढ़ाकू में मैं आई बिलीव कि हमारे जितना कोई नहीं है। ठीक है, हम तो हमारे पास तो हैं ऐसे ऐसे, मतलब दिल्ली में अगर देखें तो सारी कंट्री ट्रांसलेटर भी मिल जाएंगे, और आई एम श्योर उधर भी होंगे, लेकिन कम होंगे, इधर ज़्यादा होंगे। बट कहाँ रही हमारी चूक, जो हम अपनी पॉपुलैरिटी को, कल्चर को अच्छे से दिखा नहीं पाए? क्या सबके रीज़न डर ही था हर चीज़ के पीछे? नहीं, एक है कि अभी दो दो डायरेक्शन है इसमें, राइट। एक तो कह लें अपन सनातन, जी। राइट, हिंदुइज्म भी नहीं कहें। एक हो गया एब्राहमिक रिलीजन्स, जिसका पार्ट हो गए जी वो ये सारे। जूडाइज्म, हम्म। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम। दो तरह की रिलीजन, दो ही हैं, है ना। एक का मानना है कि हम को एग्जिस्ट करना चाहते हैं। ईश्वर को पाने के कई तरीके हैं। हम्म। उसमें एक तरीका भक्ति भी है, जो लोग भक्ति में रस ढूंढते हैं ना, उनके लिए एक तरीका है। एक तरीका साइंस भी है, कि जो लोग अत्याधुनिक विज्ञान में अपने आप को खो देते हैं, उनको भी ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। कई ऐसे तरीके हैं, उसमें एक तंत्र भी तरीका है। देखो, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट है हमारे सनातन में। मतलब अघोरी भी इसी धर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ट्रू। है ना। तो हमने फ्रीडम दी हुई है, इसमें हमने कभी भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं किया। आप आज भी देखेंगे तो कामा सूत्रा इसी धर्म में लिखी गई है। और जितने भी एविडेंस आज से मान लो अ, मुगल एम्पायर से पहले, एब्राहमिक रिलीजन से मतलब पहले, 1600 2100 बाल लो। हाँ, उस समय पे कहीं भी पर्दा नहीं दिखता है हमारी महिलाओं के ऊपर। सारे तरह की जो ड्रेसअप होती थी, उसमें वो फ्री थी अपने विल में, अपनी चॉइस पे। हमने हर तरीके से फ्रीडम रखी है, हम्म। एक इकोसिस्टम बना है। फिर एक अग्रेसिव रिलीजन की उत्पत्ति होती है, जिसमें सेटन वर्ड आ गया। हम्म। शैतान या सेटन, जो भी कह लो आप। सेटन का मतलब ये नहीं है कि कोई बुरा चीज, उसका मतलब है कि जो हम ना माने वो सेटन। सेटन की एक डेफिनेशन है, हम्म। देयर इज ओनली वन ट्रू गॉड। वो चाहे अल्लाह हो, चाहे जीसस हो, लेकिन अगर वो नहीं तो सेटन है वो। तो मतलब हिंदुइज्म से सेटन हो गया। हम्म। जो इंसान ऐसी विचारधारा लेके आगे बढ़ेगा, वो तो अग्रेसिव होगा ना। हम्म। उससे तो दुनिया जीतनी है। दुनिया जीतने के ख्वाब से उन्होंने अग्रेशन किया। जो वॉर का भी इंट्रोडक्शन हुआ, वो भी उनने ही किया। लोगों पे अत्याचार भी वहीं से आया। वो एक गलत विचारधारा है, वो अपने आप में सेटनिक है। वो जो विचारधारा है ना, कि मेरा जो विचार है वो नहीं है, तो सेटनिक, ये डिस्ट्रक्टिव है। निकला हमारे इकोसिस्टम से, हम्म। पर ये विचारधारा बहुत डिस्ट्रक्टिव है। बट कभी कभी ऐसे फील नहीं होता है कि आपको कि वाई इंडिया, मतलब कहीं कहीं भी जा सकते हाँ, थे तो आपका आप। सवाल यही था ना कि मैं हमारे में कहाँ चूक रही। हाँ। तो हमारे में चूक ये रही कि हम अच्छे थे, इतने अच्छे। है ना। तो वापस से चीजें हो रही है ना, मतलब ऐसे तो विलुप्त ही हो जाते थे, हम्म। है ना। वो सच्चाई को वैसे दबा नहीं सकते हो, वो आएगी वापस। तो अभी बहुत लोगों को वो रेडिकल वर्सेस नॉन रेडिकल की बात है, रेडिकल हमेशा जीतेगा। बट वो फिर से वही सेम चीज आ जाता है हम्म, कि हमारे लिए ही क्यों, हमारे पीछे ही क्यों, हमारे सारी पीछे चीजों के लिए। कि क्यों हम कमजोर हाँ पड़े ऐसा। मतलब हमारे कुछ तो हमारी चीजें दिखी होंगी ना, स्टार्टिंग में कुछ तो दिखा होगा ना, ट्रिगर पॉइंट कुछ तो होगा ना। आज आसान जैसे। शिकार हैं हम। हाँ, वो नॉन रेडिकल हैं, हमारे विचार खुले हैं, हम नया विचार जानना चाहते हैं, हमें क्यूरियोसिटी है। तो उनको तो मार्गदर्शन है। उनको तो ऐसा है, घोड़े के वो बांध देते हैं ना इधर से, कि इधर उधर देख नहीं पा रहा है वो, उसका टारगेट क्लियर है। जो हमारे में बिलीव नहीं करता है, उसको टारगेट कर लो। या अगर गॉड नहीं तो सैटनिक, उनकी एक सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल लाइफ। पॉलिटिक्स का लगता है इसमें हाथ है काफी चीजों में। किस चीज में पॉलिटिक्स? मतलब हमारे इंडिया की छवि को बाहर अच्छा दिखाने की जगह हमने ये, मतलब जो कह रहे हो, जैसे कोई भी जुड़ता है, अगर मुझे आपके घर को डिस्ट्रॉय करना है, हम्म, ऑब्वियसली पहले मैं आपसे ही जुड़ूंगा ना। हम्म, या तो दूसरा ऑप्शन है कि चढ़ाई कर दो, है ना, यही होता है। लेकिन चढ़ाई तो बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। हम्म, लेकिन पहले तो आप किसी ना किसी से अटैच होते हो। हम्म,
तो वो क्या रीज़न लग रहा है आपको? कहाँ से? मतलब हमारे पॉलिटिशियन जब जुड़े हैं पॉलिटिक्स जैसे डेढ़ 200 साल से पहले, वहाँ से चीज़ें खराब होना स्टार्ट हो गई, क्या हुआ? क्योंकि हुँ, मुझे लगता है 200 साल पहले अंग्रेज़ के पहले की थोड़ी-सी हिस्ट्री पता नहीं है हमारे पास नहीं हुँ। है। मतलब आपका उद्देश्य क्या है इसमें कि मतलब हमारा धर्म के नहीं, उसमें मेरा पूछ रहे हैं आप? उद्देश्य ये है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे हुँ, हमारी ऑडियंस जो देख रही है ना, हुँ, हुँ, वो थक चुके हैं सर। हुँ, हुँ, ये आया पहले, वो आया पहले, हुँ, वो आया सम्राट, वो महान थे, वो ये थे। हुँ, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, हुँ, तो उनको हटा देता हूँ। हुँ, लेकिन मैं चाहता हूँ हमारा अस्तित्व जो था, वो हम तो एटलीस्ट बताएँ हुँ, कि हमारी जो सिचुएशन थी, कहाँ से हमारी चूक हुई है। क्योंकि आज भी हम वही कर रहे हैं। हुँ, कास्टिज़्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। मैं हुँ, जाट हूँ, मैं गुज्जर हूँ, मैं यादव हूँ, मैं कुर्मी हूँ, मैं पटेल हूँ, हुँ, मैं ये हूँ, वो हुँ, साउथ इंडियन हूँ, मैं नॉर्थ हूँ, है ना? ईस्ट वेस्ट सब हो रहा है। यहीं पे हो रहा है। हुँ, ये बीज किसने डाल दिया इस चीज़ का? जातिवाद का। हाँ, हम भारतीय हैं, ये हुँ, क्यों क्यों भूलते जा रहे हैं हम? हम नॉर्थ हुँ, साउथ ईस्ट क्यों कर रहे हैं? ताकि मैं चाहता हूँ मेरा वाला जो नेक्स्ट जनरेशन हो ना, हुँ, उसको क्लियर हो। मुझे ये नहीं कि मुझे दिल्ली के लिए फाइट करनी है, हुँ, मुझे भारत के लिए फाइट करनी है भाई। हुँ, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट है, अब जैसे नॉर्थ ईस्ट की सिचुएशन देख लो अभी। अभी आपने सुना होगा देहरादून में, तो उनको ना चाइनीज़ बोला जा रहा था। हुँ। ये क्या है? लैक ऑफ एजुकेशन ही है ना सर? हेट है ये, हेट। हाँ, वही कह रहा हूँ। ये बहुत आसान है, मतलब ये फैशिज़्म का एक पार्ट है। जैसे हाँ। फ़िलॉसफ़ी हर चीज़ को डिस्क्राइब करती है, फैशिस्ट के अंदर आती है ये। कि हमें लगता है कि हम कि मैंने एक पॉडकास्ट में बोला हुआ है ये, कि हमारे यहाँ जो जातिवाद का दाग जो जिस पे लगा है, वो हुँ, हैं ब्राह्मण, राइट? उन पे हमेशा से लगा है कि इन्होंने जातिवाद फैलाया है। पर असल में जातिवाद आज जो कर रहे हैं, वो यही हैं, जाट, गुर्जर, सिख, इनमें जो भरा पड़ा है कि इनको लगता है कि हम हमारे नाम पे कोई चीज़ लगी है, तो हम किसी से सुपीरियर हैं। हुँ, इंसान तो हर तरह का कहीं भी पैदा हो जाता है। मतलब मान लो एक ज़माने तक एससी, एसटी को ऐसा समझ रहे थे कोई, तो वहाँ पे बाबा भीमराव अंबेडकर जी पैदा हो गए। उनकी हम पूरी और हाँ, वो तो हमारा सनातन भी कहता है कि सबसे कमज़ोर घर में ईश्वर ही जन्म ले लेते हैं। हुँ, तो हर इंसान कहीं भी पैदा हो सकता है, कहीं भी। एक कम्युनिटी का ऐसा समझना कि हम जस्ट जाट हैं तो हम सुपीरियर हैं, हुँ, हम गुर्जर हैं तो हम सुपीरियर हैं, तो ये गुलाम कौमों की निशानी है। ये इन लोगों को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है, इनको कन्वर्ट करना भी बड़ा आसान होता है, इनका कल्चरली भी वीक होते हैं ये। और ये फैशिज्म है ये, कि सिर्फ अपनी एग्जिस्टेंस वाइज ये समझना कि हम किसी से सुपीरियर हैं। तो हिटलर यही तो समझता था हुँ। कि वाइट किसी हिसाब से सुपीरियर है, इसीलिए उनने सारे यहूदियों को ही मार दिया। पर आज कहाँ है हिटलर? फैशिस्टिक सोच कभी नहीं जीत सकती। बट लोग इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं सर। हो जाते हैं, पर वो अपने आप ही चीज़ें, उनके अगेंस्ट भी एनर्जी बिल्डअप होनी चालू हो जाती है। आज हम बात कर रहे हैं तो किसी कारण वश से ही कर रहे होंगे। हुँ, ये बात कहीं तो जाएगी, और ऐसी ऐसी हज़ार बातें होंगी, लाखों लोग बोलेंगे, मूवमेंट बन जाएगा। वो तो जैसा आप, अगर गलत एनर्जी समाज में है तो उसके काउंटर में भी एनर्जी स्टार्ट हो जाएगी बननी। ये ऑटोमैटिक है। ऑटोमेटिक है ये। जैसे कि मैंने अभी पूछा था 150 साल, 200 साल पहले कि हम लोग आपस में डिवाइड क्यों हो रहे थे। आज ना कहीं न कहीं ये चीज़ें मुझसे अंदर से काफ़ी टूटता हूँ जब मुझे ये पता चलता है हमारे एक इंडियन भाई, हुँ, है ना? चाहे वो नॉर्थ ईस्ट से हो, अपने बॉर्डर्स एरिया से हो, उनको सुसाइड करना पड़ता है। क्यों? हुँ, क्योंकि हम उनको दूसरी कंट्री के लोग समझते हैं। हुँ। एंजल चकमा, जो एक लड़का बीटेक शायद करने के लिए इंदौर गया था पढ़ाई के लिए, अच्छा, इंदौर उसने में है। सुसाइड कमिट किया। हुँ, हुँ, देहरादून शायद, हुँ, उसने सुसाइड कमिट किया। अब बताओ मतलब ऐसे जो लोग हैं हमारे मेंटालिटी हमारे उनको कैसे सही करें? हुँ, हुँ। ये रैगिंग का है कि मतलब हेट क्राइम है, मतलब हेट क्राइम था ना ये तो? हेट ही कह सकते हैं सर, हाँ, क्योंकि हाँ, क्योंकि वो रैगिंग भी कहीं न कहीं कनेक्टेड ही है ना। दूसरे नस्ल का जैसा दिखता था, राइट? जी, इस सिर्फ़ इस वजह से। जी। तो उसकी भारतीयता पे सवाल उठा, हुँ, और भारतीयता पे सवाल आजकल बड़ा जल्दी उठ जाता है। ये आपको चीज़ परेशान कर रही है। वही। हुँ, हुँ। देखो, इस पे अगर मैं अपने व्यूज़ बताऊँ, तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक एक तरह से अग्रेसिव स्टेटमेंट ही दिया था, राइट? जाट, गुर्जर ये हुँ, हुँ। जातिवाद आजकल फैला रहे हैं। तो इस पे एक फिलॉसॉफिकल टर्म दी थी, फैशिज्म। फैशिज्म में ही ये चीज़ आंसर हो रही है आपकी कि हमारे जैसे दिखने वाले लोग, या हमारी रेस, या हमारी कम्युनिटी सुपीरियर है, या तो हम दूसरे हमसे इन्फीरियर हो गए, और इन्फीरियर आदमी पे अत्याचार होता है। जबकि
एक देश को जोड़ने के लिए इक्वालिटी फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बढ़ता फैशिज्म ही है जो डरावना भी है, आजकल के युवाओं में और जनता में देखने को मिलता है कि राजस्थान का युवा मध्य प्रदेश के युवा को अपना नहीं समझ रहा है। महाराष्ट्र में जाओगे तो महाराष्ट्र का आदमी मराठी के अलावा किसी को अपना नहीं समझ रहा है। अभी रिसेंटली मैं बेंगलोर विजिट पे भी था, तो वहाँ का एयरपोर्ट देखा तो मुझे दिखा कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत डेवलप कर रहा है। अगर आपका चांस लगा होगा तो बेंगलोर का एयरपोर्ट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। पर एक चीज़ मुझे परेशान की कि वहाँ पे सारी चीज़ें एक तो अंग्रेज़ी में लिखी थी और एक उनकी जो भाषा है कन्नड़, उसमें लिखी थी, हिंदी नहीं था। हिंदी नहीं था। तो जो आपने नाम लिया ना, एक ऐसे इंसान को सुसाइड करना पड़ता है इंदौर में, चकमा, जो उसको लगता है कि वो वहाँ का नहीं है। तो ये तो हर राज्य में हो रहा है और इससे एक दिन ऐसा आएगा कि ये देश टूटने की नौबत आ जाएगी। हमारे युवाओं को चाहिए कि ये महसूस करें कि नॉर्थ ईस्ट का इंसान भी हमारा ही भाई है, कश्मीर का इंसान भी हमारा ही भाई है, केरला का इंसान भी इसी देश का है। अपने राज्य से ऊपर ये देश है। और अगर कोई मान लो बिहार से भी गुड़गांव में आके जॉब करता है तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा माना जाता है हाँ। कि भाई ये गरीब राज्यों से हमारे यहाँ क्यों आ रहे हैं, ये तो ऐसा करते हैं। तो भाई वो गरीब हैं अभी इसलिए आ रहे हैं आपके यहाँ, आप देश तो एक ही है। वो समृद्ध हो जाएंगे तो नहीं आएंगे, आएंगे तो क्या परेशानी। कैसे अपग्रेड करूं मैं इनको, मतलब विचारधारा में अपग्रेड करना है, ये फैशिस्टिक सोच से ऊपर उठना है। और आज देखें ना, मतलब ये तो पीछे की बात है, हिंदी के खिलाफ ही बड़ी मुहिम उठ गई है। अब बेंगलोर में हिंदी का ना होना पर अंग्रेजी का होना, मैं मान रहा हूं कि सारे राज्यों की भाषाओं को सम्मान मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। कन्नड़ को भी सम्मान मिलना चाहिए, मैं भी सम्मान करता हूं कन्नड़ भाषा का, मराठी भाषा का भी मैं पूरा सम्मान करता हूं, तमिल का भी करता हूं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि कन्नड़ के बाद में अंग्रेजी आ जाएगी। अगर आपको बहुत पेट्रियाटिज्म की भावना है अंदर अपने राज्य के प्रति, तो एटलीस्ट अंग्रेजी को तो तीसरे नंबर रखो। हिंदी तो आपकी है, एटलीस्ट अंग्रेजी से पहले तो आपकी है। ये भावना का एक एग्जाम्पल आप मुझे बता रहे हो, पर ये भावना से 10,000 जो चीजें हो रही हैं, उन सबको मैं आपको बता के ये चीज कह रहा हूं कि ये फैशिस्टिक सोच है, ये हमको कमजोर कर रही है। ये कैसे सुधारनी है, ये तो इंसान का अपना पर्सनल चॉइस है। इतना पता होना ही इनफ है कि आप ऐसा कर रहे हो। तो मतलब सिंपल मैं ये एक लाइन में अगर बोलना है, जो लोग ये क्वेश्चंस उठाते हैं कि ऐसे ऐसे लोग आए थे और वो हमें इजीली कन्वर्ट करके गए या डिवाइड एंड रूल उसमें ये कारण भी था, मेन कारण हम ही हैं। हाँ है ना, बिल्कुल। क्योंकि आज भी तो हम वही कर रहे हैं। लैक ऑफ, आज भी कोई चाहेगा तो मैं कर सकता है बिल्कुल। एक्वायर। कुछ हद तक तो हमारी धरातल को जो धर्म से अलग किया ना, जो मैंने बताया ना, वो किताब का मेंशन किया था, कुछ हद तक तो हमने अपनी नेशनल पॉलिसी या हमारे चीजें हैं उनको रिलीजन से अलग कर लिया, सेक्युलरिज्म की तरफ मूव कर गए ना हम, कि चीजें सेक्युलरिज्म की तरफ से होंगी, धार्मिक तरीके से नहीं होंगी। प्रधानमंत्री ओथ लेगा देश के प्रति, और लेकिन आज भी ब्रिटेन में देखेंगे ना आप, तो वहाँ पे चर्च को इन्वॉल्व किया जाता है ओथ टेकिंग में हमेशा। और वहाँ पे धर्म, राजनीति और देश तीनों आपस में लिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है। हमें हमारी पॉलिटिक्स को, हमारे देश को धर्म से अलग कर दिया गया था। वही मैं चीज़ आपको बता रहा था उस समय कि यहाँ पर जो अंग्रेज आए थे तो उनको यहाँ पर चाहिए था कंट्रोल, और कंट्रोल जब ही स्थापित हो सकता है जब आप उस जनता को सेक्युलर कर दो। जितने भी हमारे लॉ आए उस समय लिखे गए, जितनी भी पॉलिसी आई, वो सब सेक्युलर थी, वो धर्म से अलग थी। और इस वजह से जो मंदिर हैं, उनके पंडित हैं, वो इररेलेवेंट हो गए, जबकि ब्रिटेन के चर्च और उनके पादरी हाईली रेलेवेंट हैं आज के दिन में भी। वो पॉलिटिक्स से बहुत कनेक्टेड है। आज बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है जब एक इंसान अगर सीएम बन जाता है और वो धर्म से ताल्लुक रखता है, तो बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल कट्टर हो गया। हाँ, कट्टरता हो गई, तो सेक्युलर वापस बनाए।
जबकि तो मैं लोगों को बता दूं कि ब्रिटेन के बारे में जैसा आपने बताया, ब्रिटेन में हर चीज जो फाइनल डिस्कशन है चर्च ही करता है। बिल्कुल करता है, चर्च ही डिस्कस करता है और चर्च ही सारे फैसले करता है। और हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म की वजह से हम कोई भी धार्मिक एंगल किसी भी इम्पोर्टेंट डिस्कशन में मतलब उसको थोड़ा सा कमतर ही मानते हैं। हम्म। मोदी जी ने थोड़ी थोड़ी चीजें तो की है, बट इम्प्रूव वही है। करिए, इम्प्रूव करिए। हाँ। तो कल्चर से जैसे ही हम अलग हुए तो हमारे को ओपनिंग मिल गई, तो भी हमें एग्जिस्टेंस तो चाहिए। हम्म। एग्जिस्टेंस के लिए हम कबीलाई सोच को ले आए हम्म। कि हमारी ये कम्युनिटी, हमारी अभी अभी आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं ना ये, मतलब उसको अपनी पूरी आइडेंटिटी बना लेना कि अगर महाराष्ट्र में कोई इंसान मराठी नहीं बोलेगा तो उसके खिलाफ क्राइम हो जाएगा। ये तो ये तो फैशिस्टिक सोच की हद हो गई है। इसको कम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या लगता है इनका जो रूट्स है वो कहाँ है? अगर मैं आज चेंज करूँ, हम्म, है ना, आज मेरे पास या आपके पास ही पावर आ जाए, हम्म। मुझे चेंज करना है ये मेंटालिटी, तो क्या लगता है कहाँ से हम रूट्स, कहाँ से चेंज कर सकता हूँ मैं आई इसे? थिंक चेंज हो रही है वापस से। अपने कल्चर की समझ भी डेवलप स्टार्ट हो रहा है, ऐसा डेवलप होना। और लोगों को खुद में ये एहसास करना ज़रूरी है कि जो आप चीज़ कर रहे हो उसकी आफ्टर मैथ क्या है। हम्म। मतलब आज आप कोई चीज़, आज अगर हेट क्राइम इस पर्टिकुलर तरीके के बढ़ेंगे तो इससे नुकसान किसका है? हम्म। ये तो कॉमन सेंस की बात है। इसको चेंज हमारे जैसे ही लोग करेंगे, क्योंकि हम हिंदी भाषी राज्य में पैदा हुए, हम्म। ये भी तो हो सकता है। बट एज अ इंडियन सिटीजन हमें सम्मान है तमिल लैंग्वेज का। एक तमिल इंसान का, अगर वो तमिल में पढ़ना चाहते हैं प्लीज़ पढ़ें, बट एटलीस्ट अंग्रेजी से पहले तो आपके एक दूसरे राज्य की भाषा को महत्व होना चाहिए। एक कॉमन लिंक तो हिंदी ही है ना। मतलब सबसे ज़्यादा राज्यों में बोले जाने वाली एक भाषा को अगर चुन ले हिंदी तो है। हिंदी है। हम्म। तो वो कॉमन ग्राउंड तो हो ही सकती है, इंग्लिश से पहले तो हो ही सकती है। एटलीस्ट बैंगलोर गवर्नमेंट तक जाए वीडियो हमारी। हाँ तो तो एक एक पॉइंट तो हो गया ना यूनिटी का। हम्म। ऐसे ही नए नए पॉइंट्स बन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो ये एक तरह से मुहिम ही है। हम्म। इन चीज़ों का फर्क पड़ता है। और क्या लगता है आपको, मतलब हमें अपनी यूनिटी के लिए और क्या क्या करना चाहिए? यूनिटी आई थिंक अभी अपने सही पेस पे है, और इस चीज़ का पता होना ही कि ये होना चाहिए, वो अपने आप में उस चीज़ को पॉसिबल कर देता है। उसके लिए कोई एक्टिव एफर्ट आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक्सट्रीमली अनअवेयर होना, जैसे बॉलीवुड ने बहुत डेकेड्स तक एक अलग पिक्चर दिखाई, जी। जो कह सकते हैं जो मुस्लिम्स पे काफ़ी सॉफ्ट थी। हम्म। बट मोस्टली आप वहाँ पे देखोगे तो पंडितों को इविल दिखाया जाता था, जी। और उनके विलन भी हिंदू होते थे, और वास्तव। बनियों को लालची दिखाया जाता था। जी। मतलब बनिया लालची। मदर इंडिया देखा आपने? नहीं, मैंने नहीं देख पाया मदर मतलब। इंडिया देखना सर आप। हम्म, जो आप बोल रहे हो लाला को लालची, बिल्कुल हाँ हाँ लालची ने उसको वो भी दिखाया गया है, क्या बोलते हैं, रेपिस्ट, हाँ इस तरह का। अब हाँ। मदर इंडिया मूवी का नाम है। जबकि मुस्लिम कैरेक्टर उसमें बहुत ही न्याय पसंद होता था, बहुत ही काइंड होता था, और गरीबों की मदद करता था। तो ये कंटेंट अगर आप डेकेड्स तक कंज्यूम करेंगे तो आपकी थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाएगी। अभी आपको बनिया बोलते ही वही सेठ याद आएगा दिमाग जी। में। जबकि ऐसा हो या ना हो, मतलब कौन से बनियों को आपने देख लिया जो आप, मैंने तो नहीं आपका देखा सर। दोस्त होगा और आपको मतलब आप कहोगे कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है यार ज़रा खिलाओ, तो नहीं खिला देगा आपको कोई चीज़। ये तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। मतलब मेरे आसपास ये में तो नैरेटिव सेम। है। हाँ, नैरेटिव से। और अभी उस चीज़ के अलग कोई चीज़ हो रही है तो उसको प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं। प्रोपेगेंडा तो डेकेड से चल रहा है। अगर वो फ्री स्पीच है या वो आर्ट है तो ये भी आर्ट है। हमारे देश में तो ये भी इजी है सर, जैसे लाइक आर्टिस्ट है वो। क्रिकेट ही तो है, हम्म, खेल लेते हैं, पाकिस्तानी तो है, हाँ। उनकी थोड़ी ना गलती है। और एक आर्टिस्ट को जो फॉलो करके जनरेशन बनेगी वो तो खराब ही बनेगी। हम्म। आर्टिस्ट का काम तो मतलब कला करना है, राइट, उनका विचार करना नहीं है। अभी वो इन्फ्लुएंस करेंगे तो फिर समाज तो उसी तरीके का बनता चला जाएगा।
और ये तो रहा ना कि मतलब एक वो कैसे रहा कि वहाँ पे सलीम जावेद की मोनोपोली होने लग गई थी एज अ राइटर, राइट? और फिर कपूर फैमिली, इनका इंटीग्रेशन, बहुत सारे मुस्लिम राइटर्स, तो उनकी, और अंडरवर्ल्ड भी वहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटेड ही था, तो वैसा नैरेटिव फिर हुआ ना चला सर, गुलशन डेकेड्स। कुमार को मार दिया सामने से। हाँ, सामने से मार दिया। टी सीरीज चल, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। चला ले गया लेकिन भगवान ने, हुँ, क्योंकि उसने हुँ, हनुमान चालीसा हुँ, हर चीज को गाना शुरू किया। हुँ, उनको लगा कि नहीं यार ये क्या हो रहा है भाई, हम हाँ, ये कर रहे हैं, अब ये कहाँ से चल रहा है। हाँ, क्योंकि सैटेनिक हो गया ना वो, हाँ। उनके विचार से अलग हाँ। गलत है। जी। लेकिन आज हाँ, भी हम नहीं देख पा रहे, वो बस वो कौन सा सेक्युलर पड़ता वो है। सेक्युलर विचारधारा, जबकि सेक्युलर की डेफिनेशन भी नहीं है। ये वर्ड सेक्युलरिज्म की कहाँ तो से आ गया सर हमारे पास ये। नहीं, सेक्युलरिज्म की, सेक्युलर अगर ट्रू सेक्युलरिज्म हो तो बढ़िया है, हम्म। मतलब सभी विचारधाराओं का सम्मान हो। दुबई तो सर। तो पहले दूसरे तो करो, हम्म। मतलब आप तो एक्सट्रीमली रेडिकल हो, पर ब्रांडिंग आपने सेक्युलर करी हुई है। हाँ, मतलब वही मैं सोचता हूँ कि बाहर कंट्री, मतलब एक मन में विचार ये आ रहा था कि पूरी कंट्री चलो मुस्लिम हो जाए, हम्म, क्या होगा फिर। इंडिया हम्म। मुस्लिम ही हो जाए चलो, फिर क्या होगा। हाँ, तो पाकिस्तान ऐसे ही बना है। मेरे पाकिस्तान में भी हिंदू होते थे हाँ, मैं किसी वही में, सोच रहा होगा क्या सर, वो मैं ये जानना चाह रहा हूँ। वैसा ही इस्लामिक स्टेट बन जाएगा, क्योंकि वो तो सेक्युलरिज्म को प्रमोट करते ही नहीं ना। क्या तरक्की हो जाएगी, हर किसी के पास जॉब, हर चीज सब कुछ संपन्न हो जाएंगे सब। पाकिस्तान में हो रहा है ऐसा? वही कह रहा हूँ, बांग्लादेश में हो रहा है क्या? मैं वही कह रहा हूँ। हाँ। लोगों को मतलब ये भी सोचना चाहिए साथ साथ कि चलो हम हम्म, जिस चीज की बात कर रहे हैं पहले देख तो लो, पहले जाकर खुद। हम्म, अगर मैं आपको कहूंगा कि मेरे जैसे हो जाओ और मैं खुद भूखा मर रहा हूँ, आपको बोलूंगा कि आ जाओ, नहीं हम्म, बोलूंगा ना। तो ऑब्वियसली जब ये लोग पता नहीं कैसे सोचते हैं, मनोपली कैसे बन जाती है कि ऐसे कर, मुझे तो कोई बोलेगा तब भी नहीं करूंगा, हम्म, चाहे इतने दे दो चाहे उतना दे दो। हमें तो ये पता है ना कि इनके साथ कुछ गलत किया, हमारे साथ गलत होना है। बट कैसे ये लोग कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ इन चीज़ों को। लोग कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं? हाँ, हाँ। बस कूल और अनकूल है, ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं बहुत सारे मजे। सब लोगों से आप ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते कि वो खुद की लाइफ खुद समझ जाएंगे, विचारक हो जाएंगे। हुँ, मतलब 70% क्राउड तो फॉलोअर का ही होता है कि क्या ट्रेंड पे है। हुँ। हवा चलती है ट्रेंड्स की भी। जी। तो अभी जैसे जो हवा है उसमें जो लोग ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं, वो भी जानना चाह रहे हैं अपने कल्चर को। आपको क्या लगता है एक इन्फ्लुएंसर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इन्फ्लुएंस करने के लिए, या जो पॉलिटिशियन जो अपनी स्पीच देते हैं? आई थिंक पॉलिटिशियंस इन्फ्लुएंसर होते हैं, मतलब एक्चुअली वो इन्फ्लुएंसर ही होते हैं। यस। इन्फ्लुएंसर की क्या डेफिनेशन बनी, जो इन्फ्लुएंस कर सके, राइट? हुँ, अभी इन्फ्लुएंसर क्या, मतलब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वर्सेस पॉलिटिशियन की बात कर रहे हैं। हुँ। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कितने लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा? मतलब करते तो हैं वो माइक्रो स्केल पे, राइट? मतलब 10 लाख 20 लाख। सिस्टम पाड़ देते हैं। हाँ, लेकिन पॉलिटिशियन ने तो पूरा देश ही इन्फ्लुएंस करके रखा है। हुँ। नहीं तो तो वो तो लेवल है ना सर, लेवल है, हाँ। वो अल्फा पे है ना हाँ, उनका। हाँ, अभी ऐसा हो सकता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जो बात है ना, वो ज़्यादा अपने को जचती है, क्योंकि वो ज़्यादा अपने फीड के हिसाब से रिलेटेबल है। हुँ, बट पॉलिटिशियन का हर सेंटेंस मासेस को अपील करता है कि ऐसा, जैसे गीता का कोई भी जो सेंटेंस है ना, वो आपको एकदम से मोटिवेट नहीं करेगा, एकदम से ऐसा नहीं लग जाएगा कि मतलब ये तो बहुत वायरल बात है, ये तो नहीं। पर वो टाइमलेस है, वो आपको जब ज़रूरत होगी ना तब याद आ जाएगा। हुँ। इस टाइमलेसनेस से इन्फ्लुएंस करना पॉलिटिशियंस का काम है, वो उस ग्रेड में कहीं ऊपर है। पॉलिटिक्स मतलब पसंद है आपको ऐसे पर्सनली? ऐसा कहते हैं ना, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज इंटरेस्टेड इन यू। कौन है वैसे? हाँ, फेवरेट कौन है फिर आपका? फेवरेट कोई भी नहीं है, मतलब अगर अभी इंडिया का जो 10 साल है वो गोल्डन पीरियड है। एक समय था जो चाइना का, मतलब जैसे हमने रिसेंटली 4.19 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनी है, राइट? जापान से ऊपर हो गया। जापान से ऊपर हो गया है। तो चाइना भी एक समय पे इसी स्टेज पे था, हाँ, है ना? चाइना का स्टेटमेंट याद आ गया मुझे। हाँ, 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 नहीं मैं इसको फिनिश कर देता हूँ एक बार, कि जैसे चाइना एक इसी स्टेज पे था ना, हुँ, तो एक लिनियर स्टेज होती है ग्रोथ की मतलब 7-8% से ग्रोथ कर रहा है, चाइना भी कर रहा था। तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे वो एकदम से स्पाइक करता है, वो बहुत गोल्डन टाइम होता है एक कंट्री को सुपर पावर बनने के लिए। तो चाइना का ऐसा टाइम आया था, आई थिंक 2005 से लेके 2015 का एक ले लो तो, कि उस समय पे वो
एकदम से स्पाइक मिला था उसकी इकोनॉमी को, कि सब चीज़ें सेट हो गई हैं इकोनॉमी में, इंफ्रा सेट हो गया है, बिजनेसेस कंपनी सेट हो गई हैं, सारी चीज़ें हो गई, अब आपको ग्रो करना है रैपिड, तो एकदम से आपको वो करता है स्पाइक। तो इंडिया का ऐसा समय आने वाला है। तभी तो ट्रम्प ने बोला बैड डेड इकोनॉमी। डेड इकोनॉमी तो तभी मुझे चाइना की बात याद आई ना, जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डाला था। वो ट्रम्प की बात का कोई मतलब नहीं है कभी भी, वो एक सिर्फ माइंड गेम खेलते हैं। इसको तो एक नई टर्मिनोलॉजी भी दे दी है ना, ट्रम्पिज्म। ट्रम्पिज्म मतलब कि इस हद तक की स्टुपिडिटी करो, इस हद तक अनप्रिडिक्टेबल बन जाओ कि अगला इंसान अपना बिहेवियर सुधार ले, क्योंकि उसको पता है कि ये तो नहीं सुधरने का, ये तो अनप्रिडिक्टेबल है। इसको एक ही तरीका है नॉर्मल रखने का, कि अपन अपने बेस्ट बिहेवियर में आ जाएं। तो ट्रम्प ये जितनी भी स्टुपिडिटी करते हैं उसका मतलब है कि हम और सुधरते चले जाएं। ट्रम्पिज्म एक नई टर्म ही दे दी है उसने, मतलब देनी तो नहीं चाहिए, प्रेसिडेंट है तो दे, उनने कोई तरीके से तो फायदा कर ही रहा है, तो है ना। तो इस हिसाब से इंडिया का भी गोल्डन टाइम आने वाला है नेक्स्ट 10 ईयर्स मेरे हिसाब से। तो इस समय पे पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड होना ज़रूरी है। इस समय पे ऐसा नहीं है कि कोई एक फेवरेट इंसान होना चाहिए, जो भी इस कंट्री को ग्रो कर दे, जो भी हमारी तरक्की कराए, वो बढ़िया। बट वो राहुल गांधी नहीं है, सिंपल बात। मैं कहना चाह रहा हूँ, मतलब फेस तो नहीं है ना और कोई। हाँ, आप देखो ना, लीडरशिप वाली क्वालिटी किसके अंदर है। बीजेपी का जो सबसे स्टार कैंपेनर है वो राहुल गांधी ही है। हाँ। हाँ ये बात सही बोल रहे हाँ, हैं। जब तक राहुल गांधी है बीजेपी को कोई खुद ही नहीं जीत हरा जाएंगे सकता। वो। सर, आपने शादी की है? यस। कितना टाइम हो गया? मुझे हो गया ऑलमोस्ट 1 साल। ओके। दोस्त एंड यार, फ्रेंड्स वगैरह? नहीं, दोस्तों की तो नहीं हुई है, सिंस आई एम डॉक्टर, तो डॉक्टर्स लेट करते हैं। लेट करते हैं, बट मैंने इतना लेट नहीं किया। एंड आई एम हैप्पीली मैरिड फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, लेट्स से। तो यस, इट्स गुड, एवरीथिंग इज गुड। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना, कई हाँ लोग अब सिचुएशनशिप में जा चले गए हैं। हाँ। मतलब 10-10 साल से रिलेशनशिप है, हम्म लेकिन सिचुएशन ये है कि शादी नहीं करनी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार नहीं है। हम्म। इसके बारे में क्या थॉट है आपके? मेरे हिसाब से अभी एक तो लीगली शादी एक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम हो गया है, बिल्कुल। लॉ वाइज। दूसरी चीज़, अपनी फ्रीडम कोई नहीं देना चाह रहा है। और एक हमारी सोसाइटी जो अभी रील्स के एरा में आगे बढ़ रही है ना। 15 सेकंड वाला। हाँ, तो वो ग्रेटिफिकेशन ढूंढ रहे हैं, कोई परमानेंट कनेक्ट नहीं ढूंढ रहे। मतलब लोगों को नए इंसान के साथ डेट पे जाना, हुकअप करना, या शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में रहना, वो थ्रिलिंग तो है, नो डाउट। उससे इंस्टेंट डोपामिन सर्च तो होता है, बट लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं मिलती। इसीलिए आप देखेंगे ना, तो सोसाइटी में एंजाइटी और डिप्रेशन भी बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा। और लोगों को ये नहीं समझ आ रहा कि what it feels like to be in a relationship with someone in long term. Let's say agar, like I'm happily married with my beautiful wife, of course, from last 1 year. तो मैं मान लो कभी भी काम पे भी जाता हूँ, तो मेरी इंटरेक्शन नहीं हो रही है, राइट। और हम मोस्टली टाइम स्पेंड करते हैं साथ में। मान लो 3 दिन के लिए भी हम नहीं मिल पाए ड्यू टू सम वर्क रिलेटेड रीजंस, तो एक अपने आप में एक सेटिस्फाइंग फील है कि हम किसी से कनेक्टेड हैं, राइट। ट्रू। मतलब जस्ट एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, टू फील कनेक्टेड। सही बात है, लड़ाई झगड़ा करके थोड़े गया कोई। कि हम जैसे आप किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे ना जिसके मॉम डैड नहीं है, जिसके सिबलिंग्स नहीं है, उसकी लाइफ टोटली अलग है, वर्सेस कोई ऐसा इंसान जिसकी पूरी फैमिली तो है, बट वो मान लो 10 साल से नहीं उनसे बात कर रहा है या मिला हो, पर उसके माइंड और बॉडी में एक सेटिस्फैक्शन है, फीलिंग है कि मैं किसी से कनेक्टेड हूं।
तो जो लॉन्ग टर्म फीलिंग ऑफ कनेक्ट है वो आपका लॉन्ग टर्म सेरोटोनिन सिक्रीट करता है माइंड में, जो कि ज़्यादा सेटिस्फाइंग है और हेल्दी है, मेंटली हेल्दी है। ऐसे लोग जो हैप्पीली मैरिड हैं, जब मैरिड हैं, वो उन लोगों से ज़्यादा खुश हैं जो रोज़ पार्टी करते हैं, जो रोज़ डेट पे जाते हैं। ये चीज़ पॉपुलर तो नहीं है, ये पॉपुलर थॉट तो नहीं है, बट ये फैक्ट है, और ये रियलिटी है। वो रियलिटी है। रील में दिखा रहे कि आई एम हैप्पी क्योंकि मैं पार्टी कर रहा हूँ, ये वो। राइट, आप देखेंगे ना जो भी मैरिड हैं वो सोशल मीडिया पे उनकी एकदम से एक्टिविटी कम हो जाती हाँ, है ना, क्योंकि दे आर हैप्पी। देखो और रियल जो लाइफ होती जो है उनके लोग पास। एकदम वैलिडेशन सीख कर रहे हैं ना, वो मतलब हर आधे दिखाते घंटे में, एक रहेंगे। घंटे में डालेंगे, है ना, आई एम गोइंग ऑन एन क्या बात है सर। हाँ कोई है क्या ऐसा? हाँ, किसी फ्रेंड के लिए था क्या ये? नहीं नहीं नहीं, कोई फ्रेंड के लिए नहीं, ऐसे तो मतलब अभी जितने फॉलोअर हैं तो आप 100 लोगों का देख रहे हो रोज, कोई स्पेसिफिक थोड़ी टारगेट ध्यान से भाई। है। क्या अच्छा इंसान होना आज भी मैटर करता है या स्टेटस के आगे सब सेकेंडरी हो चुका है? स्टेटस के आगे, स्टेटस मतलब पैसा। जी, मतलब अलग अलग हो सकते हैं सबके। ऐसा भी तो हो सकता है कि मतलब अमीर इंसान भी अच्छा हो, या अच्छा ही, चलो मान लो मनी को हटा दो, राइट, है ना। तो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जॉर्डन पीटरसन, अगर आपने सुना होगा तो, है ना। तो उनका एक सोशल थ्योरी है कि एक बुरा इंसान सोसाइटी में, मान लो जो जिसके मोरल्स थोड़े से लो हैं, राइट, जो मान लो आपको धोखा दे देगा जल्दी, तो फायदा किसका है? वो उसने कोई तरीके से आपको धोखा दे दिया कोई बेनिफिट के लिए, तो फायदा किसका है? इंस्टेंटली उसी का है ना? उसी का है। हाँ उसको तो कुछ मिला ही है, हाँ कोई फायदा ही मिला है, किसी भी तरह का हो, सब्जेक्टिव हाँ, ऑब्जेक्टिव, मनी जी रिलेटेड, जी चाहे जी एडवांटेज हो, कोई लेवरेज हो, है ना। जी, तो ऐसा होना क्या फायदेमंद है? फायदेमंद तो दिख तो रहा है, ऐसा पिक्चर में उसी तो के दिख लिए। रहा हाँ, है ना। बट जो लोग ज्यादा स्लाय होते हैं, मेरा मानना है, ये जॉर्डन पीटरसन से हटके बता रहा हूँ, कि मेरा ऐसा मानना है कि जो सबसे बुद्धिमान इंसान है वो एक्सट्रीमली चालाकियां नहीं करता, मतलब छोटी छोटी चालाकियां, वो एक अच्छा इंसान है। ट्रू। क्योंकि आप जो रेगुलरली चीजें कर रहे हो, आपको नहीं लगता कि कोई नोटिस कर रहा है, बट समवन इज नोटिसिंग यू, एंड देयर विल बी अ टाइम कि दे वोंट प्ले विद यू। सोसाइटी आपको नहीं छोड़ेगी, अंत आपका बुरा ही होगा। और बुद्धिमान इंसान वही है जो अच्छा है, अच्छाई सबसे चालाकी भरा कदम ही है टुवर्ड सक्सेस। ट्रू। आपने कभी ऐसा सुना जैसा लाइक आपके पास 4 पोर्शे गाड़ी खड़ी हो और आप साइकिल पे घूम रहे हो और लोग दुनिया जानती है आपको, तो क्या लगता है क्या स्टेटमेंट आती है न्यूज और इन सब में? साइकिल पे कौन है? आप हो, अच्छा, मतलब मैं हाँ, सक्सेसफुल हूँ बट सक्सेस साइकिल पे हूँ। साइकिल पे हो लेकिन 4-5 पोर्शे लेम्बोर्गिनी सब खड़े हैं गाड़ी हाँ, तो मैं खुश हूँ, यही फीलिंग आती है में। कि मुझे नहीं फर्क पड़ रहा है। ये आपकी ही होगी। हाँ, न्यूज पॉइंट से क्या होगा, न्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से? कि अभी न्यूज पे तो कि ग्राउंडेड है वो, क्या हुआ? यही वर्क है। हाँ, मतलब कुछ बड़े लोग अब कुछ भी करते हैं जैसे लाइक हम लोग नॉर्मल जो कर रहे हैं, मैंने जैसे पूछ लिया सर चाय पी लो, हाउ केयर, कितना हाँ, ध्यान रख रहा है हाँ, ये। हाँ, तो हाँ, वो नेचर के लिए करते हैं वो सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, वो फेक करते हैं, फेक करते हैं। फेक वर्सेस रियल की बात है ना, कि मतलब आपने अच्छाई को चुना है कि आप किसी को धोखा नहीं देंगे, आप किसी के साथ बेईमानी। एक छोटा बिजनेसमैन है, वो मान लो उधार ले लेता है, उधार में सामान उठा लेता है, फिर वो पे बैक नहीं करता हाँ है ना। धीरे 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 करके उसके मार्केट में नाम खराब हो जाता है। स्टार्टिंग में तो उसको एडवांटेज हुआ, उसको मतलब फ्री में सामान मिल गया, फिर एक समय आ जाएगा कि वो अपना बिजनेस कंडक्ट ही नहीं कर पाएगा, कंपनी बंद हो जाएगी। तो एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। अभी जो इंसान बुद्धिमान है, वो अगर चालाकी भी करना चाहेगा तो वो अच्छाई में पे अपने ही आप को करें। ढालेगा, ट्रू। कि लॉन्ग टर्म में मुझे उस चीज का बेनिफिट मिले, कि समाज में मेरा एक गुडविल में नाम शुमार हो, सोशल गुडविल में क्रिएट कर पाऊँ। और सर जाने से पहले लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ, एज अ फिलोसफर आप क्या रिकमेंड करते हैं हमारे स्टूडेंट्स को, व्यूवर्स को, किस तरह की बुक पढ़नी चाहिए? अगर आप हाईली इंटरेस्टेड हैं तो फिलोसफी बेसिक्स में जाएं, जो उनके
थ्योरेटिकल बुक्स हैं, राइट, मतलब स्कूल ऑफ थॉट्स को जो डिस्क्राइब करते हैं, हम्म, आप उन सबको जानें, जो कि मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, राइट। मतलब जानें, अपनी हिस्ट्री से स्टार्ट करें, विक्टोरियन एरा, मुगल एरा, ये कॉलोनियलिज्म के अराउंड जो अपना इंडिया चेंज हुआ है, हम्म, उसके साथ में फ़िलोसॉफिकल आस्पेक्ट भी जानें। बुद्धिज़्म को भी पढ़ सकते हैं, आप अपने खुद के कल्चरल बुक्स पढ़ सकते हैं, एपिक्यूरियनिज्म को पढ़ सकते हैं, इम्पीरियलिज्म, वर्ल्ड वॉर टू फैशिज्म से कैसे कनेक्टेड है, हम्म, वो थ्योरी क्या है, प्लेटो को पढ़ सकते हैं, मार्क्सिज्म को पढ़ सकते हैं, एरिस्टोटल के थॉट्स को जान सकते हैं, जिससे वो अलेक्जेंडर से भी कनेक्ट होता है आगे। तो जानने को तो बहुत कुछ है, कहीं से भी शुरुआत कर दें। डिपेंड मतलब करता पढ़ें है। क्या, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि पढ़ने के लिए क्यूरियोसिटी को जगाना, हम्म, कि आप क्यूरियस बने जानने के लिए, ये एक सही दिशा है जो मैं दे सकता हूँ ट्रू, ऑडियंस को। और बुक्स की बात करें तो मैं, मतलब बुक्स उतनी नहीं पढ़ता हूँ, बट जितनी भी पढ़ी उससे मैं थॉट्स बहुत ज़्यादा डिराइव नहीं करता हूँ, ओके, टू कीप हम्म, ओरिजिनलिटी ऑफ योर परसेप्शंस। तो मेरे हैं दो बुक, एक फिलोसफी पे ही है, द काइमेरा, हम्म, वो 2018 में बेस्ट सेलर भी रही थी अमेजोन पे। ओके, तो वो भी लाइफ को ही डिस्क्राइब करती है, कि जैसे हमने कोई नरेशन बिल्ड की थी ना, कि हाउ evil is short term हम्म, and good is for long term, लॉन्ग टर्म, and कैसे आप लाइफ को देख सकते हैं, कैसे अ, एक ओरिएंटेशन ला सकते हैं, जो क्यूरियोसिटी जगा सकते हैं हम्म, अपने आप में, उसको उसको स्टार्ट करने की, कि मैं नॉलेज लेना स्टार्ट करूं, ट्रू, या मेरे अंडरस्टैंडिंग को डेप्थ दूं। हम्म, दूसरा मेरा बुक था फेमिनाटो का, उस पे भी आपने क्वेश्चन पूछा ही, हम्म, कि आजकल मतलब शादियां क्यों कम हो रही हैं, है ना। बिल्कुल सर, तो दोनों जो जेंडर हैं वो अपने अपने रास्ते जा रहे हैं धीरे धीरे, और कैसे वो वापस से एक कनेक्ट बन सकता है, क्या कुछ गलत हो रहा है, और वो सब है उसमें। तो एक डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए दोनों टॉपिक्स पे यू कैन रीड इट। और बिल्कुल, क्यूरियोसिटी ही प्राइम है मेरे हिसाब से, तो क्यूरियोसिटी से बड़ी कोई बुक नहीं है। एक बार आप क्यूरियस हैं तो आप नॉलेज कहीं से भी निकालेंगे, ये कहीं तो से है, भी इंफॉर्मेशन आएगा आपके पास। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर हमारे शो में आने के लिए, थैंक यू सो मच, और थैंक काफ़ी सारे सेंसिटिव और कहते हैं ना अच्छे अच्छे टॉपिक पे हमने डिस्कस भी यू किया। जी। मे बी लोगों को पता चले, एटलीस्ट अपील हो हम्म, कि हमारे कंट्री में जो डिवाइड एंड रूल्स हुए हैं क्यों हम्म, हुए हैं, थोड़ा सा एक कंट्रीब्यूशन हो जाए ताकि पता तो चले एटलीस्ट क्यों बट रहे हो आप, बिल्कुल। है ना। थैंक यू सो मच थैंक सर। यू, थैंक यू।